82। 82 दिनों से आप बर्दाश्त आप निकालें 7 वाले को, ये आप ही की हिम्मत है। चैप्टर 18, 15 बहुत मोहब्बत हो गई है चैप्टर 18 से। एक सवाल किए बगैर नींद नहीं आती, कम से कम एक सवाल करे तो नींद आती है रात को। ये अजीब मोहब्बत है। ओहो, ये तो बताएं जी, सवाल में क्या मसला आया था? माय डियर बता दें, और बड़े काम है मुझे, जल्दी बता दें सवाल में क्या मसला आया था। मोहतरम अगर कोई मसला नहीं आया तो फिर मैं आगे चलता हूं। कोई मसला नहीं आया, सवाल हो गया था पूरा। आज करना है होमवर्क में, शक्ल से तो ये लग रहा है, ऐसे ही है ना? आज करना है। किसी ने किया है? हाथ खड़ा करें जरा। कोई मसला आया हो तो बताएं। भाई कोई मसला आया हो तो बताएं। नहीं आया कोई मसला? पहली कौन सी? ये वाली, डिटेल्स ऑफ एफजी एंड कंपनी। अच्छा, माय डियर, ड्राइंग बिजनेस के एंगल से होता है कि पैसा जा रहा है, लेकिन बिजनेस के मालिक के एंगल से ड्राइंग का मतलब होता है पैसा आ रहा है। ऐसा ही है। बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस कहता है ड्राइंग कर लो, मतलब पैसा जाए। और बिजनेस का मालिक क्या कहता है? ठीक है मैं ड्राइंग कर लेता हूं, पैसा आए। तो देखो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो कल बताया था। एफजी एंड कंपनी से मुझे नहीं पता चला ये कंपनी है या कौन है, लेकिन असल में आप कभी भी किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें तो वो आम तौर पे या तो आप सोल प्रोप्राइटर होते हैं उस बिजनेस में, या वो जो है वो आप एओपी हैं। अब ये इस सवाल से पता नहीं चल रहा कि ये इस अकेले का बिजनेस है या पार्टनरशिप है। तो मेरा गालिब गुमान ये है कि ये ना अकेले का, ही किसी अकेले बंदे का इसका अपना बिजनेस है। कैसे? बिजनेस इनकम उसने इस साल कमाई है 25-40, और उसने उसमें से घर लेके चला गया है 450। अब बिजनेस के एंगल से ये ड्राइंग हुई है, बिजनेस का कैश कम हो रहा होगा, लेकिन मैंने कहा था इसकी घर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जाहिद के घर पैसा आया होगा। और ऊपर देखें, जाहिद द सोल प्रोप्राइटर ऑफ एफजी एंड कंपनी इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। ऊपर उसने पहली लाइन में लिख दिए कि ये एक ही ओनर है एफजी एंड कंपनी का। यहां से देख के नहीं पता चल रहा था, ऊपर से मिला के पता चला अब कि वो एक ही ओनर है बिजनेस का। तो चाहे इसने कंपनी बनाई हो, चाहे खुद अकेले कारोबार कर रहा हो, मैंने आपको कह दिया था इसका नाम रख लीजिएगा इन्वेस्टमेंट, ताकि बात समझ आ जाए। अब बताएं इसके बिजनेस में इतनी कितनी इन्वेस्टमेंट स्कीम है? 4 मिलियन। 4 मिलियन। तो जब बिजनेस में 4 मिलियन इन्वेस्टमेंट्स की तो बिजनेस में ग्रोथ कितनी आई? उसकी एंट्री कल मैंने बताई थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और खुशी क्रेडिट 2540। लेकिन अकलमंद बंदा था, सारा पैसा घर नहीं लेके गया। उसने कहा 2540 घर ले जाएंगे तो बिजनेस के पास क्या बचेगा, तो बिजनेस को अपने पांव पे खड़ा करते हैं। तो उसने कुछ पैसा लेके चला गया घर। तो जो पैसा घर लेके चला गया, ड्रॉ किया, उससे इसके घर में कैश बढ़ गया, और जो इसने इन्वेस्टमेंट स्कीम थी वो क्या हो गई? कम हो गई। कितने से? 450। और जब सवाल आप लोगों ने शुरू करना था तो बिजनेस कैपिटल को 4000 को एसेट साइड पे ब्रैकेट में लिखना था। यानी कि जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज नोट कर रहे थे तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इसको ब्रैकेट में लिखना था। कितनी इन्वेस्टमेंट है, यहां से शुरू करना था। फिर इसमें 2540 ऐड करना था और 450 माइनस करना था। अब बताओ समझ आ गई? आप कभी भी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, सर आसिफ की क्लास वाले आ गए हैं? आप कभी भी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, या बोलें या आप कभी भी किसी एओपी में इन्वेस्ट करें, चाहे अकेले बिजनेस करें और चाहे एओपी में इन्वेस्ट करें, हमेशा आपने क्या बात याद रखनी है कि इसको कौन सा अकाउंट एज्यूम कर लें? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितनी कीमत थी आपने बोले? 4000। कितनी ग्रोथ आई?
2540, उस ग्रोथ में से कितना घर लेके चले गए, ये एंट्रीज होंगी। आगे तो कोई मसला नहीं आया। चलें, नेट रिसीट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम। अब ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं घर की एंट्रीज हैं ये। एग्रीकल्चर इनकम से इसने 2500 कमाया, बस कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। ये बहस ही नहीं है कि ये चार्जेबल है या टैक्सेबल है, इसको इनकम में ले जाइएगा, जाके लेस भी नहीं करना, बाद में ऐड करके लेस कर रहे हो, पागल तो नहीं हम तो इसकी घर की काउंटिंग कर रहे हैं, बस जो आ रहा है वो इनकम है। गिफ्ट वाला पॉइंट, गिफ्टेड शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी टू हिज ब्रदर। अच्छा, शेयर्स ऊपर पहले देखें कितने के हैं, सारे गिफ्ट किए हैं या नहीं वो भी अलग डिस्कशन है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी 1100, ठीक है जी। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स इसने खरीदे में 1100 के। गिफ्टेड शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी टू हिज ब्रदर, द शेयर्स वर परचेज्ड इन 2002 एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख, वेयर एज मार्केट वैल्यू ऑफ द, अच्छा ये शेयर्स खरीदे थे इसने 2002 में 1 लाख के। अब मुझे देख के बताएं क्या सारे बेच दिए या इसमें से सिर्फ 1 लाख वाले बेचे? बोले 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 जल्दी, 1 लाख वाले बेचे, सारे कितने हैं? 11 लाख के। गिफ्टेड शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, द शेयर्स वर परचेज्ड इन 2002 एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख और वेयर एज मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट वाज 1.5 लाख। लेकिन मार्केट वैल्यू जिस वक्त वो गिफ्ट कर रहा था उस वक्त क्या थी इसकी? 1,50,000। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इसके पास से कल हमने डिस्पोजल की एंट्री की थी, याद है? कैश डेबिट शेयर्स क्रेडिट, याद है? याद है? याद है? याद है? कैश कितना, वो शेयर्स कितने, कैसे? कॉस्ट 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 भाई, शेयर्स किताबों में कॉस्ट पे पड़े रहते हैं, याद रखिएगा। टैक्स वाले रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं करते, शेयर्स किताबों पे किस पे पड़े रहते हैं? कितने वाले शेयर गिफ्ट किए? 1 लाख वाले। भाई प्लीज बी इन्वॉल्व इन क्लास। कितने वाले शेयर गिफ्ट किए? 1 लाख वाले। अब वेल्थ स्टेटमेंट में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये कितने के बिक सकते थे। वेल्थ स्टेटमेंट है घर की अकाउंटिंग। अब मैं नहीं ये लिख सकता कैश आया 1.5 लाख, उसने बेचे ही नहीं बाजार में। अब बस आपने अब एंट्री कर देनी है, बाकी गिफ्ट एक्सपेंस बस 1 लाख। तो वो तो कैपिटल गेन निकालते हुए हम डिस्कशन करते हैं ना कि मार्केट में इतने के बिक सकते थे, मैंने इतने के बेचे, तो ये होगा तो वो होगा, गिफ्ट कैश में है काइंड में है। वो डिस्कशन कब होती है? जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, टैक्सेबल इनकम निकालनी हो। ये हम टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं या घर की अकाउंटिंग कर रहे हैं? और घर की अकाउंटिंग सादा बुनियादों के ऊपर होगी जी। कितने लोगों ने यही की थी घर में एंट्री, गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और जिन्होंने 1.5 लाख से खेला होगा वो खेल नहीं सके ना, क्योंकि वो कैश के आगे 1.5 लाख लिख नहीं सकते, कैश आया ही नहीं। कौन सा सवाल था ये? क्वेश्चन नंबर 20। तो देखें हमने कहां से शुरू किया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। ये क्या 50,000 की कोई और ट्रांजैक्शन भी हुई है? ये कौन सी ट्रांजैक्शन है 50,000 की? क्या? अच्छा, शेयर्स बेचे भी हैं, ठीक है, वो तो आपने कर ली होगी। अच्छा, सोल्ड शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी फॉर 3.5 लाख, द शेयर्स वर परचेज्ड ऑन जकम मई फॉर 50,000। ठीक है ठीक है, ये तो कर ली होगी ना, इसका तो कोई मसला नहीं। ये वो बोला 50,000 है, ठीक है। गिफ्ट एक्सपेंस में बहरहाल कितना लेके जाने बोले? 1 लाख रुपए। डन, क्लियर हो गया? आज कितने लोग ये सवाल कर लेंगे जरा? बड़े बबलू बबलू से बच्चे आ रहे हैं सीए में, कभी काम करते हैं कभी नहीं करते, क्या करें इनका। अच्छा निकालें भाई पेज 383, पेज 383, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। पहली लाइन पढ़ के बताएं, बिजनेस बंद करने के बाद 15 दिन के अंदर बताना है या बिजनेस बंद करने से पहले 15 दिन के अंदर बताना है? एक्सेलेंट, बंद करने के बाद।
जब आपने अपना कारोबार बंद कर दिया तो कारोबार बंद करने के 15 दिन के अंदर आपने बताना है कि कारोबार मैंने अपना बंद कर दिया। पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल गिव कमिश्नर ऑन नोटिस विद इन, डिसकंटिन्यू करने के बाद, डिसकंटिन्यू करने से पहले, बाद। अच्छा, अगला काम अब आपने ये करना है, अगर आपने अपना कारोबार बंद कर दिया है तो आपने एक रिटर्न जमा करवानी है, आपने एक रिटर्न जमा करवानी है। माय डियर, हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई, हमारा साल शुरू हो रहा है, अल्लाह आपका भला करे, आपका साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 24 को और खत्म हो रहा है 30 जून 25 को। अगर आपका साल 1 जुलाई 24 को शुरू हो रहा है और 30 जून 25 को खत्म हो रहा है, तो माय डियर आपने करना यह है कि आपने बिजनेस मिसाल के तौर पे बंद कर दिया 31 जनवरी को, बिजनेस बंद कर दिया। अब आपने एक रिटर्न जमा करवानी है। आपने नोटिस कब तक देना है? 31 को नहीं गिनना, 31 से आगे यकम से गिनना शुरू करें। शुक्र है ये आसान है, यकम से गिनेंगे तो 15 दिन का पूरे हो जाएंगे। 15 फेब तक बताना है मैंने बिजनेस बंद कर दिया है, या 15 फेब को बताना है? तक बताना है, विद इन 15 डेज कभी भी बता दें जाके कि मैंने अपना कारोबार बंद कर दिया, मैं नोट करने दूंगा तब। द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल हिमसेल्फ, खुद और ऑन रिक्वायर्ड बाय कमिश्नर, फर्निश अ रिटर्न। अब आप क्या जमा करवाएं? एक रिटर्न जमा करवाएं। द रिटर्न विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर एंड विल एंड ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। यानी रिटर्न का अरसा होगा 1 जुलाई 24 से 31 जनवरी 25 तक की क्या जमा करवाएंगे? रिटर्न। दिस पीरियड इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट टैक्स ईयर या स्पेशल टैक्स ईयर। नोट कर ले। ये उसका स्पेशल टैक्स ईयर नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, ट्रांजिशनल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? ये एक नया लफ्ज आया, सेपरेट टैक्स ईयर। ये किन लोगों के लिए है? जो अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। उड़ान भाई चलें। अच्छा, बिजनेस बंद करने पे आपकी दो जिम्मेदारियां हैं। बिजनेस बंद करने पे आपकी दो जिम्मेदारियां हैं। एक आपकी जिम्मेदारी है, आपने नोटिस देके बताने मैंने कारोबार बंद कर दिया है। फिर खुद ही जाके रिटर्न जमा करवा दें या कमिश्नर कहेगा और फिर आप जाके रिटर्न जमा करवा दें। द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस शैल खुद या कमिश्नर के कहने के ऊपर एक रिटर्न जमा कराएगा। ये रिटर्न साल के पहले दिन से शुरू होगी और डिसकंटिन्यूस की डेट पे एंड हो जाएगी और इसका कहा जाएगा सेपरेट टैक्स ईयर। ये देख लीजिएगा खुद ही। अच्छा, अगर एक बंदा बिजनेस बंद करने के बाद नोटिस नहीं देता कि मैंने बिजनेस बंद कर दिया तो क्या करें? इफ अ पर्सन डज नॉट गिव नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस एंड कमिश्नर हैज ग्राउंड्स टू बिलीव, और कमिश्नर को ये यकीन है कि कारोबार बंद हो चुका है या कारोबार बंद होने वाला है। कई दफा आप समोसे की दुकान के ऊपर जाते हैं तो वो लाल वाली चटनी जो मजे की होती है वो नहीं आपको देता, तो फिर अगले दिन आप दोबारा जाते हैं तो वो चने वाली चटनी शॉर्ट हुई है, उससे अगले दिन सलाद शॉर्ट हुआ है, उस दिन के अगले दिन कहते हैं मैं समोसे में आलू नहीं डाले हुए। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है, लगता है ये कारोबार क्या करने वाला है? बंद करने वाला है। जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं हमारे मोहल्ले में, लगता है ये कारोबार बंद करने वाला है। तो कई दफा हरकतों से पता चल जाता है ये कारोबार बंद करने वाला है। अब अगर कमिश्नर को दो बातें पता चले, नंबर 1 कि उसने कारोबार बंद कर दिया है या कारोबार बंद करने, तो ही में सर्व अ नोटिस टू फर्निश द रिटर्न। किसको नोटिस सर्व करेगा? ही में सर्विस अ नोटिस टू टैक्स पेयर, टू टैक्स पेयर टू फर्निश अ रिटर्न। नोटिस, तो फिर वो नोटिस देगा टैक्स पेयर को कि रिटर्न जमा करवाओ। ये क्या लिखा हुआ है? कमिश्नर विल नोटिफाई द पीरियड फॉर विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड। उसको अरसा बताएगा ना, अरसा।
जैसे हमारे सवाल में अरसा कितने महीने था, 7 मंथ्स था ना मेरे ख्याल से, नजर आ रहा है? हमारे 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 सवाल में कितने अरसे की रिटर्न बन रही थी? 7 मंथ्स। तो 7 मंथ्स मैंने मिसाल दी है या कोई रूल लिखा है? मिसाल दी है। तो कमिश्नर विल स्पेसिफाई द पीरियड, पीरियड होता है फॉर द ईयर टाइप चीज, और डेट होती है एज ऑन टाइप। तो पीरियड अरसा बताएगा। जो रिटर्न आप जमा करवाएंगे इस सेक्शन में, ये समझ लिया जाएगा कि टैक्स वालों ने आपको असेस कर लिया है, टैक्स वालों ने आपको जज कर लिया। एज्यूम किया जाएगा कि टैक्स वालों ने आपको जज कर लिया है। ये बात आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी जब तक आप सेक्शन 120 ना पढ़ लें, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये बात बिल्कुल समझ, अजीब सी बात है, समझ नहीं आती। ये बात सेक्शन 120 में आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन याद कर लीजिएगा, a return will be is treated as assumed assessed। समझ लिया जाएगा टैक्स वालों ने आपको जज कर लिया और आपने सच बोला। जी, नंबर 1 जिम्मेदारी क्या है बिजनेस बंद करने वाले की? बिजनेस बंद करने के बाद 15 दिन के अंदर बताएगा मैंने बिजनेस बंद कर दिया है। और जब बिजनेस बंद कर दे तो फिर रिटर्न जमा करवाएगा। इस रिटर्न के अरसे का नाम होगा सेपरेट टैक्स ईयर। अगर वो रिटर्न जमा कराना, अगर वो नोटिस देना भूल गया और कमिश्नर को 2 बातें पता चली, नंबर 1 या तो उसने बिजनेस बंद कर दिया है या करने, तो कमिश्नर उसको नोटिस देगा। ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बाय सर्टेन पर्संस। ये इस दफा सेक्शन आया है कि जो लोग टैक्स पेयर नहीं है वो प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकते, गाड़ियां नहीं खरीद सकते, बैंक से पैसे नहीं निकलवा सकते। वैसे ही उनको पकड़ने के लिए मुंह उठा के आई के भी हर चीज़ किताब में डाल देते हैं, डाली जाता है चीज़ें, निकाल कुछ नहीं रहा। सेक्शन ऑफ बच्चे कहते हैं कि छुट्टियां क्यों कर रखे हैं। सेक्शन 118, सेक्शन 118 सबसे मज़े का सेक्शन है हमारा। अच्छा बोला आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाना था, ये एक पैरे की वजह से, ये इसकी वजह से कल अब और 15 मिनट लगेंगे इस चैप्टर पे। कल सेल्स टैक्स शुरू करना है मोहतरम, जरा बिल्कुल तैयार तो होके आइएगा। अच्छा, सेक्शन 118, सेक्शन 118 में सादा सी बात लिखी हुई है कि एक बंदा है, बुढ़ी नहीं है, एक बंदा है, वो कहता है कि मेरा ईयर एंड है 30 जून 25 को, मैं कब रिटर्न जमा करवाऊं? तो लॉ मेकर कहते हैं आ जाओ तुम्हें 3 महीने दे देते हैं, 30 सितंबर 25 तक तुम रिटर्न लेके आ जाओ। एक बंदा कहता है नहीं मेरा स्पेशल टैक्स ईयर है, 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो लॉ मेकर कहते हैं तुम भी 30 सितंबर तक आ जाओ, कोई मसला नहीं। 6 महीने मिल गए वैसे इसको रिटर्न जमा कराने के लिए, बड़ा टाइम मिल गया। अच्छा, एक बंदा कहता है नहीं मेरा ईयर एंड तो 31 दिसंबर है, स्पेशल टैक्स ईयर है 31 दिसंबर, कोई नहीं तुम भी सितंबर में ही आना, अच्छा खासा टाइम है तुम्हारे पास रिटर्न जमा कराने के लिए। एक बंदा कहता है नहीं मेरा ईयर एंड 30 सितंबर है, स्पेशल ईयर है मेरा, बड़ा स्पेशल ईयर है 30 सितंबर, तुम अगले साल 30 सितंबर तक आ जाना, 1 साल में रिटर्न लेके आ जाओ, कोई मसला नहीं। एक बंदा कहता है मेरा ईयर एंड 31 अगस्त है, ओए होए होए होए, मेरा ईयर एंड क्या है 31 अगस्त या 31 जुलाई कर लें, मेरा ईयर एंड 31 जुलाई है। तो कहते हैं ये भी 30 सितंबर आ रहा है 2 महीने बाद। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, 2 महीने तो बहुत कम टाइम है, 2 महीने बाद 30 सितंबर आ रहा है उसे छोड़ो, तुम ना आराम से 14 महीने बाद आ जाना, कोई नहीं 30 सितंबर तक आ जाना रिटर्न लेकर। 2 महीने तो बहुत कम टाइम है, इतना कम टाइम में हम आपसे रिटर्न नहीं मांगेंगे। तो पता चला कि आपका जब मर्जी ईयर एंड हो, आपने आना कब है? अच्छा, इसमें मैं 2 बातें करूंगा। अगर आपका 30 जून को ईयर एंड है तो कब आ जाइएगा? 30 सितंबर को। और अगर आपका 30 जून के अलावा कोई ईयर एंड है तो हिंट देने लगा हूं, फिर आप लोगों ने देखना है इसके बाद कौन सा जून आ रहा है, उस जून के बाद जो सितंबर आ रहा है बस वो बोल दीजिएगा। समझ आई बात? यानी मेरा 30 सितंबर ईयर एंड है, बस मुझे बताएं इसके बाद जून कौन सा आ रहा है, ये वाला, इसके बाद वाला, ये इस जून पे खड़े हो गए ना, देखिएगा इसके बाद कौन सा जून आ रहा है, वो ज्यादा हो जाएगी। जून वालों को सितंबर में बुला लीजिएगा, जून वालों को, और इनके ये देख लीजिएगा पेपर में कि ये, मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूं, एक बंदा है वो कहता है मेरा ईयर एंड 30 नवंबर 16 है। अब मुझे शॉर्टकट तरीका बताएं जल्दी से, जो मैंने आपको बताया 30 नवंबर 16 वाले ने कब आना है?
बस मुझे बताएं इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून कौन सा आ रहा है? 17 वाला। एक्सेलेंट। तो 30 जून 17 वाले ने आना कब होता है? 30 सितंबर 17। तो झटके तरीके से एकदम आपने 1 सेकंड में बता दिया करना है तुमने कब आना है। कोई बंदा पूछे तो इसके बाद बोले कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 17। तो उन्होंने कब आना होता है? 30 सितंबर 17। तो ये एक ब्रिज है, इसको क्रॉस करके बाद में ब्रिज को तोड़ दीजिएगा। ये दरमियान में एक लाइन अपने जहन में बना लीजिएगा, खुद पार करके फिर ब्रिज तोड़ दीजिएगा। A return of income, a wealth statement and foreign income and asset statement shall be furnished in the prescribed manner. manner पता नहीं क्या है, अब तरीका नीचे आने लगा। कंपनी का तो नहीं हमने पढ़ा, हमने तो इंडिविजुअल का पढ़ा। रूल फॉर फाइलिंग इंडिविजुअल्स के लिए रिटर्न जमा कराने का और एओपी के लिए। फॉलोइंग इज अ शेड्यूल फॉर रिमेनिंग पर्संस, यानी इंडिविजुअल्स और एओपीस। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करानी है क्योंकि आप सैलरी कमा रहे हैं, ये सुन लें आज नई बात, सैलरी वाले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करवाते हैं, सैलरी वाले मैनुअल रिटर्न जाके जमा नहीं करवा सकते। इनके लिए बाइंडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करवाना। और इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल एओपी है जिसने रिटर्न जमा करवानी है, ऊपर सैलरी वाले हैं, नीचे बिजनेस कैपिटल गेन प्रॉपर्टी अदर सोर्स वाले, किसी भी इंडिविजुअल एओपी ने रिटर्न जमा करवानी है तो वो जमा कराया करेगा ऑन और बिफोर 30 सितंबर, नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर। जो हमारा नॉर्मल ईयर एंड हो रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है 30 सितंबर, तब तक आपने जमा करवानी है। तो डायग्राम बनी नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारी किताब में। अगर इसका ईयर एंड 30 जून 20 है तो कब आएगा? 30/9/20 को। अगर इसका ईयर एंड 31 मार्च 20 है, अगर 31 दिसंबर 19 इसका ईयर एंड है, अगर 30 सितंबर 19 इसका ईयर एंड है, अगर 31 जुलाई 19 इसका ईयर एंड है, तो सबने कब आने? 30 सितंबर 2020। अभी हम आपसे ये सॉल्व भी करवाएंगे, ये वाला सारा, यहां से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी इंशाल्लाह। कंपनी के लिए बड़ा अजीब रूल है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह 1 मिनट में समझ आ जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एक बार पूछा, पता नहीं सुन नहीं होते बच्चे क्या कर रहे होते हैं, तो 7-8 साल पुरानी बात है, सर ये जैसन का क्या क्या लिखा था आपने, ये जैसन, और आगे फिर हद होती है, मैं बोल रहा हूँ जुलाई का 7 सुन नहीं रहे हो, फिर क्लास बता के पूछते हैं ये क्या लिखे हुए थे आपने। अच्छा मोहतरम, जून वालों ने आना है, ये हमारी डायग्राम में 2020 का साल यूज हुआ है, वही यूज कर लेते हैं। जून वालों ने आना है 31 दिसंबर 20 तक। कंपनी को रिटर्न बनाने के लिए हमारा लॉ 6 महीने दे रहा है, रिलैक्सेशन है। कंपनी को रिटर्न बनाने के लिए हमारा लॉ 6 महीने दे रहा है, कहते हैं 31 दिसंबर 20 तक आ जाना, सितंबर में आने की जरूरत नहीं, जल्दी ना आना, आराम से आना। इसलिए जो अक्सर, वैसे अखबार में आपने कभी शायद खबर सुनी हो, आमदन के गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई है, क्योंकि 30 सितंबर को बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं लोग गवर्नमेंट पे, फिर गवर्नमेंट वो सितंबर से बढ़ा के अक्टूबर कर देती है कभी कभी। तो आमतौर पे तारीख वैसे पाकिस्तान में 30 सितंबर है, लेकिन कंपनीज के लिए नहीं है। कंपनीज के लिए क्या रेट है, क्या दिन है? 31 दिसंबर। अच्छा, अगर कंपनी का स्पेशल टैक्स ईयर मार्च में एंड हो रहा है तो भी कब आएंगे? 31 दिसंबर को। अगर आपका 1 जनवरी से 30 जून में ईयर एंड हो रहा है ना, तो आपने दिसंबर में आना है। लेकिन अगर आपका ईयर एंड पहले स्लॉट में हो रहा है, पहला स्लॉट होता है जुलाई से दिसंबर, कैलेंडर का पहला स्लॉट नहीं कह रहा, हमारे टैक्स ईयर का पहला स्लॉट होता है जुलाई से दिसंबर। अगर आपका जुलाई से दिसंबर ईयर एंड है ना, तो फिर वही सीन है जो थोड़ी देर पहले पड़ा था। फिर जो है वो 30 सितंबर वाले कब आएंगे, या 31 दिसंबर वाले कब आएंगे? बोले 30 सितंबर तक। फिर ये लोग कब आएंगे? 30 सितंबर 20 तक। तो बोले जुलाई से दिसंबर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आए हैं इनका पहले साल खत्म हुआ उनको पहले फारग करो,
और फिर उसके बाद बाकियों को फारग करो। जो तो जिनका साल पहले खत्म हो गया दिसंबर तक, उनको जरा जल्दी बुला लो ताकि एफबीआर पे भी लोड ना पड़े इतना, और जिनका साल आखिरी 6 महीने में खत्म हुआ है उनको कब बुला लो। अब बेसिकली मुझे ये येलो वालों को दिसंबर में बुलाने, येलो वालों को दिसंबर में बुलाने, और स्काई ब्लू वालों को, असल में ये आसान सी डायग्राम है कि येलो वालों को दिसंबर में बुला लो और स्काई ब्लू वालों को सितंबर में बुला लो। क्लियर? इसमें भी वही रूल लगेगा वो जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया। आपने देखा करना है कि इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, उसके बाद आगे गिन लेना टाइम। समझ आ गई बात? जनवरी से जून वालों को कब बुलाने? दिसंबर में। और जुलाई से दिसंबर, जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर वालों को सितंबर में। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए वो पहले फारग हों। अब हाइलाइटर यूज कर लें आप बेशक करना है तो। जुलाई से दिसंबर वालों को, ये 31 दिसंबर वाले को भी देखिए हमने कब बुलाया हुआ है। 31 दिसंबर, लाइन समझ आ रही है थोड़ी सी? 31 दिसंबर से लाइन निकल के यहीं क्लोज हो रही है। इनको कब बुलाया हुआ है? इस तरह हाइलाइटर कर लें और दूसरे से हाइलाइटर लेके जनवरी से जून वालों को कब बुलाया? 31 दिसंबर को। लो जी, ऐसे ऐसे हाइलाइटर आ गए हैं भाई ने। एक तरफ से कैप खोली, दूसरी तरफ से, फिर दूसरी तरफ कैप खोली, पीछे कैप खोली थे। वो अब समझ नहीं आ रहा मार्कर आगे से सही है पीछे से सही है। टेक्नोलॉजी। और हाइब्रिड वालों खैरियत से हो? आज तो बहुत खुले खुले बैठे हुए हो माशाल्लाह, लेट जाए। A company will file its return as follows. अगर ईयर जनवरी से जून है, बोले बोले बोले, अगर ईयर जनवरी से जून है तो फिर कब आने? जनवरी से जून वालों ने 31 दिसंबर, ऑन और बिफोर। और अगर ईयर एंड जुलाई से दिसंबर है, बोले ना जुलाई से दिसंबर, तो फिर कब तक आने? 30 सितंबर तक। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं और कोशिश करने 8/8 नंबर आए सबके। मैं आपके लिए जिक्र करता हूं और आप जो है सॉल्व करें। हो गया जी? चलें, वेल डन। तसल्ली से कीजिएगा कंपनी का। अच्छा मोहतरम, इंडिविजुअल्स ने कब आना होता है? जून वालों ने तो सितंबर में आना है ना, जून वालों ने तो सितंबर में आना है। लेकिन मेरा अगला सवाल है
मार्च के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? मार्च के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 16। बस 30 जून 16 के बाद 3 महीने गिन लें। इस दिसंबर के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 18। आसान सा तरीका, बस थोड़ी सी जम मारे पहुंच जाएंगे। 30 जून 18, 30 जून 18 के बाद 3 महीने गिन लें। 30 9 10 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 11 आ रहा है। इससे पहले 30 जून 10 गुजरा है, इसके बाद तो 30 जून 11 आ रहा है ना। 30 जून 11 के बाद 3 महीने गिन लें। येलो हाइलाइटर पहले स्लॉट के लिए और स्काई ब्लू हाइलाइटर अगले के लिए। येलो हाइलाइटर हमने यूज किया था पहले स्लॉट के लिए, येलो हाइलाइटर, और स्काई ब्लू हाइलाइटर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वालों ने लेट आने या जल्दी? मैं ये नहीं देख रहा माय डियर, मैं ये नहीं देख रहा। अब मैं ईयर नहीं देख रहा, अभी तो मैं एक और काम करने लगा हूं। पहले मुझे बताएं, जुलाई से दिसंबर वालों ने कब आना है? जुलाई से दिसंबर वालों ने सितंबर में। तो चुप करके पहले ये लिख लेते हैं। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च वाले इधर आ गए, अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून वालों ने कब आना है? ये आसान काम है जो पहले करना चाहिए था हमें। कितनों को जरा आप क्लियर होगी ये बात, ताकि कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। तो डेट देख लीजिएगा, अगर जुलाई का सितंबर तो नवंबर दिसंबर वाले उनको सितंबर में बुला लीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वाले हो तो उनको दिसंबर में बुला लीजिएगा। अच्छा, जून पे अगर खड़े हैं ना तो ये नहीं देखना इसके बाद कौन सा जून आ रहा है, वो कहेगा मैं खुद जून हूं। आप जून से पूछें कि जून कब आ रहा है, वो कहेगा मैं क्या हूं फिर। इधर नहीं खड़े होकर पूछना, आप बस जून है, जून के बाद ये 13 ही बनेगा ना, 6 महीने में आ जाओ। अगले तो बड़ी आसान है, मुझे बता दें 31 मार्च 16 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 16। 30 जून 16 के बाद जो है वो अब 31 दिसंबर फिर 16 ही लिखेंगे ना। 30 जून 16 के बाद 31 दिसंबर 16। क्या चीज? अच्छा, 31 दिसंबर 17 के बाद, अब मैं इनको भी मिटा रहा हूं, जरा थोड़ी शक्ल लगाएं। 31 दिसंबर 17 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 18। लेकिन ये हैं जल्दी वाले, ये हैं जल्दी वाले, तो इनको फिर सितंबर में बुला ले। 30 सितंबर 18। 30 सितंबर 10 वाले के, 30 सितंबर 10 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 11। इनको जल्दी बुलाने, 30 9 को बुला लें जी। 8/8 वाले हाथ खड़ा करें जी। बाकियों की गलती सही होगी, समझ आ गई? रिटर्न ऑफ इनकम, वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट आपने जमा करानी है प्रेस्क्राइब्ड मैनर में। कंपनीज ने रिटर्न जमा करानी है इन तारीखों में। सैलरी वाला 3 काम करेगा, सैलरी वाला 3 काम करेगा। नंबर 1, रिटर्न सिर्फ जमा कराएगा इलेक्ट्रॉनिकली। दूसरी एहतियात, टैक्स कटने का सबूत भी जमा करवाएगा, जो इसके एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है। वेल्थ स्टेटमेंट तो सबने ही जमा करवानी होती है, तो सैलरी वाला भी करवा देगा। और अगर बाहर के एसेट्स इनकम है ये भी जमा करा देगा, ये तो सबने ही करवाना होता है, ये कौन सी नई बात है। बोर्ड में अमेंड द अबव कंडीशन और डायरेक्टेड अबव कंडीशन विल नॉट अप्लाई फॉर टैक्स। बोर्ड ऊपर वाली चीजें बदल सकता है। ये रूल किसके लिए हो गया? इंडिविजुअल्स और एओपीज के लिए। इसमें सैलरी वाले भी आ गए, उन्होंने भी 30 सितंबर को ही आना है, लेकिन सैलरी वालों ने थोड़ी सी एहतियात ये करनी है कि रिटर्न क्या जमा करवानी है? इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा,
डिसकंटिन्यूड बिजनेस वाला कब रिटर्न जमा करवाए? डिसकंटिन्यूड बिजनेस वाला, ये आईकैप सवाल पूछते हैं, डिसकंटिन्यूड बिजनेस वाला कब रिटर्न जमा करवाए? इसमें कोई डेट नहीं है। A return required to be furnished for discontinued business shall be furnished by the due date specified in the notice given by commissioner. कमिश्नर ने जो नोटिस भेजा था कि इस दिन तक आ जाओ, तो फिर उस दिन तक आ जाइएगा। कमिश्नर नोटिस देके बता देगा किस किस दिन तक आ जाओ, इसमें कोई डेट नहीं है। लिखें। जो बंदा जिंदगी में पहली दफा रिटर्न जमा करवाने जाए, पूछना कुछ? जो बंदा जिंदगी में पहली दफा रिटर्न जमा करवाने जाए, उसका नाम नेशनल टैक्स नंबर के रजिस्टर पर नहीं आ रहा होगा। उसकी रिटर्न तब वैलिड समझी जाएगी जब वो रिटर्न के साथ जमा करवाए एक एप्लीकेशन कि मैं पहली दफा रिटर्न जमा कराने आ रहा हूं, मेरी एप्लीकेशन प्लीज अप्रूव कर दो और मुझे रजिस्टर कर दो। जब एक टैक्स पेयर नॉट बोर्न ऑन एनटीएन रजिस्टर, नॉट बोर्न ऑन एनटीएन रजिस्टर का मतलब क्या है? नॉट बोर्न ऑन एनटीएन रजिस्टर, उसका नाम एनटीएन रजिस्टर पर में नहीं है, उसका नाम एनटीएन रजिस्टर में नहीं है। पता नहीं, ये आसान सी लाइनें बच्चे क्लास में आके पूछते हैं, इसलिए मैं इसका उर्दू तर्जुमा फिर लिखवा देता हूँ। अक्सर क्लास में आके ये जरा लाइन नहीं समझ आ रही, मैं ये मतलब है इसका, लिख लें। जब एक टैक्स पेयर का एनटीएन रजिस्टर पे नाम नहीं आ रहा, नाम एनटीएन रजिस्टर में नहीं आ रहा, एंड फेल्स टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर एनटीएन, और एनटीएन के लिए एप्लीकेशन जमा कराना ये भूल जाए, सच रिटर्न शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिटर्न, उसकी रिटर्न रिटर्न नहीं समझी जाएगी। इसको एक और तरीके से भी पढ़ें, पहली दफा रिटर्न जमा कराने के लिए क्या एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है? इस तरह भी सवाल आ सकते हैं। तो पहली दफा रिटर्न आप जमा कराने जा रहे हैं जिंदगी में, तो इन लाइफ फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू फाइल अ रिटर्न, जिंदगी में पहली दफा आप रिटर्न जमा करवाने जा रहे हैं, तो एहतियात कीजिएगा कि एप्लीकेशन जमा करवा दीजिएगा कि मुझे रोल नंबर अलॉट कर दो। रोल नंबर ना तो ना बोले, मुझे एनटीएन अलॉट कर दो। अच्छा मोहतरम, ये आप देखते हैं घर जाके दोबारा इसको कि रिटर्न ऑफ इनकम का सेक्शन हमने पहले पढ़ा था, फिर बिजनेस बैंक अकाउंट, फिर पावर टू इनफोर्स फाइलिंग, पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न, वेल्थ स्टेटमेंट, फॉरेन इनकम, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड एंड मेथड फॉर फर्निशिंग रिटर्न। ये देख के जरा देखा करेंगे कि आपके जहन में पूरा इमेज इसका बना हुआ है कि इस सेक्शन में क्या पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था। जैसे मैं बताऊं रिटर्न ऑफ इनकम में क्या पढ़ा था। रिटर्न ऑफ इनकम में हमने पढ़ा था किन किन लोगों ने जमा करवानी है, वो एक पूरे सफ़े पे लिस्ट थी। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिकली भी जमा करवाई जा सकती है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि रिटर्न जमा करवाने जाएं तो साइन होने चाहिए और रिटर्न प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के ऊपर हो, एनेक्जर्स अटैच हो, ये बात पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जो बंदा रिटर्न जमा नहीं करवाएगा तो उससे पिछले 5 या 10 सालों की रिटर्न मांगी जा सकती है 30 दिन का नोटिस देके, 30 दिन के अंदर अंदर जमा कराएगा। फिर हमने पढ़ी थी रिवाइज रिटर्न जमा करवाने की शराइत, और उसके बाद हमने पॉइंट 7 आखिरी वाला पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि रिटर्न जो आपने जमा कराई है वो आप ही की समझी जाएगी कि आप ही के साइन है, अनलेस कि आप खुद आके कह दें कि मेरे साइन नहीं है। तो किसने रिटर्न जमा करवानी है ये पढ़ा था।
फिर हमने पढ़ा था रिटर्न जमा करवाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर हमने पढ़ा था रिटर्न 12 महीने से कम की किसने जमा करवानी है, वो भी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद जो है वो हमने पढ़ा था रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली भी जमा करवाई जा सकती है। फिर हमने पढ़ा था कि रिटर्न रिवाइज करने की शराइत क्या है, और फिर हमने पढ़ा था कि रिटर्न जो है वो जमा कराएंगे तो आप ही के साइन समझे जाएंगे। तो ये हर सब सेक्शन 1, 2, 3 आपको अलग अलग जहन में होना चाहिए कि इस पूरे सेक्शन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। सवाल तो पढ़ के पेपर में किसी ना किसी तरह याद आ जाता है, लेकिन अपने जहन को तो ब्रॉड करें, ये वाला सफा खोल के कि इस सेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे ही लफ्ज़ आए बिजनेस बैंक अकाउंट, तो आपके जहन में फौरन आ जाए 4-5 लाइनें लिखी हुई थी, कम से कम इतना तो आना चाहिए कि 4-5 लाइनें लिखी हुई थी। पावर टू इन्फोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न, गैस बंद, बिजली बंद, और फिर रिस्टोर करने की भी बात की गई थी। तो कम से कम इतना तो जहन में आना चाहिए ना। ये सफ़ा बड़ा कमाल है, इसके ऊपर अगर समरियाँ बनाने लग जाए आप तो कमाल हो जाए कि पहले सब सेक्शन में क्या कह रहा है, फिर दूसरे में क्या कह रहा है, फिर तीसरे में क्या कह रहा है। तो मैं तो बताऊं, मैं ऐसे ही नहीं गप नहीं मारा, हम तो अपने ज़माने में पढ़ पढ़ के लुट मचा देते थे। आप लोग लुट मचाने के बाद सो जाते हैं। सेक्शन 119 खत्म करें इसको 5-10 मिनट में, फिर कोई न्यूमेरिकल करते हैं। ये आसान सा सेक्शन है, 2-3 बातें इसमें लिखी हुई हैं कि अगर आप 30 सितंबर तक रिटर्न जमा नहीं करवा सकते तो आप हमारे पास आके क्या ले लें, उसकी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपने रिटर्न जमा कराने से पहले लेनी है। एक्सटेंशन रिटर्न जमा कराने से 30 सितंबर तक आप रिटर्न, अच्छा आप 11 बजे तक घर आ सकते हैं, तो 11:30 बजे आके घर वालों को बताएं कि मैं लेट हो गया, तो डेट इज अ बैड इमेज। लेकिन अगर आप 10:30 ही फोन करके बता देते कि मैं लेट हो रहा हूं, तो डेट क्रिएट्स अ गुड इमेज। तो आप 30 सितंबर को जाके गवर्नमेंट को बताएं मैं लेट आ रहा हूं, या 30 सितंबर से पहले बताएं, 30 सितंबर को बता दें या 30 सितंबर से पहले बता दें, कोई मसला नहीं। 2 अक्टूबर को जाके ना बताएं कि मैं 2 दिन लेट हो गया हूं, ये नहीं चलेगा। उसके बाद अगर कमिश्नर ने मुनासिब समझा तो आपको 15 दिन की छूट दे देगा। 15 दिन की छूट कब तक बनती है? 15 अक्टूबर। और कंपनी के केस में अगर दिसंबर है तो 15 जनवरी। तो आपको 15 दिन के लिए शुक्र छूट मिल जाएगी। जब आप 15 दिन की छूट मिल जाएगी तो 15 दिन में आप मजे करें, 15 दिन में आराम से रिटर्न बना के ले आए। छूट सिर्फ तब मिलेगी जब आप बीमार हो, या आप जो है वो पाकिस्तान से बाहर हो, या कोई 1-2 और वजह है वो बन जाए, तो आपको छूट मिल जाएगी। अगर कमिश्नर आपको रिटर्न लेट जमा कराने की छूट नहीं देता तो फिर ऐसी सूरत के आप कमिश्नर के बाप के पास चले जाएं, जिसका नाम है चीफ कमिश्नर। और आखिरी बात, अगर आपने रिटर्न लेट जमा करवाई, चाहे इजाजत भी मिल गई हुई थी, फिर भी आपने लेट जमा करवाई, इजाजत मिलने पे तो आप लेट जमा करवा सकते हैं ना, फिर भी आपको थोड़ा बहुता इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे अगर आपने 20 दिन रिटर्न लेट जमा कराई तो 20 दिन का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसूली तौर पे तो 15 दिन लेट कर सकते हैं, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, कई दफ़ा लोग बहुत लेट कर देते हैं। तो जितने दिन लेट जमा कराएंगे रिटर्न, टैक्स भी उतने दिन लेट जाएगा। तो गवर्नमेंट के खजाने में 30 सितंबर को टैक्स जाना था, गया 20 अक्टूबर को, तो गवर्नमेंट 20 दिन का इंटरेस्ट भी मांग सकती है, चाहे गवर्नमेंट इजाजत दे ही दे, चाहे गवर्नमेंट इजाजत दे ही दे, फिर भी। और इस तरह घरों में भी होता है, बेटा तू आ तो जा 11:30, लेकिन आई जरा मेरे कमरे में भी एक दफा आई। तुम मतलब ये नहीं कि अब्बू ने इजाजत दे दिया तो अब्बू घुरी नहीं मारेंगे, घुरी तो मारेंगे अब्बू एक दफा फिर भी। तो लेकिन ये है कि बाकी अगर कुछ अब्बू ने करना है तो वो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली कहेंगे यार बच्चा शरीफ है, इन्होंने बता तो दिया ना एटलीस्ट। तो बड़ा भाई तो ये भी नहीं बताता। तो एक सजा जरूर मिलेगी, इफ अ पर्सन गेट्स एक्सटेंशन ही विल स्टिल बी लायबल टू पे डिफॉल्ट सरचार्ज। आपने लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट जरूर जमा करवाना है, हालांकि आपको इजाजत है लेट रिटर्न जमा करवाने की और कमिश्नर ने इजाजत दी हुई है, लेकिन आप लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट जमा करवाएंगे, इसमें कोई छूट नहीं है। हाइब्रिड में थर्ड रो लिख लेना, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट। चलिए शुक्रिया। चलो बड़ा अच्छा हुआ भाई, पौने 10 बजे भाई ने मुझे बता दिया आज बच्चे काम आए हैं। मैं तो समझ रहा था क्लास खचाखच भरी हुई है। इररिलेवेंट बातें जितनी क्लास में करवानी हो ना भाई आपसे करवा लें, आज बच्चे कम आए। FR2 में भी जरा मुझे बता देना, थोड़ी देर बाद ना, आधे घंटे बाद बोलना देख के आज बच्चे कम आए। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ वेल्थ स्टेटमेंट, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ वेल्थ। भाई नाराज हो गया, ये लो बादाम, आप भी नाराज करो मुझे।
A person required to file a return of income or wealth statement. A person required to furnish a return of income. कल से आप भी बैठ जाने दो. A person required to furnish a return of income or a wealth statement may apply to commissioner for an extension of time. तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन देनी है. सबसे पहले आपने क्या देनी है? एप्लीकेशन देनी है कि मैं रिटर्न टाइम पे जमा नहीं करवा सकता. एप्लीकेशन 30 सितंबर के बाद दें या पहले? बाय द ड्यू डेट. ड्यू डेट से पहले पहले. बाय का मतलब यहां यही है. बाय में वो वाली डेट भी आ जाती है ना, 30 सितंबर तक आप दे दें एप्लीकेशन. और अगर कंपनी है तो इस समय पहले पहले दे दें. द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन विल बी मेड बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्म. बिफोर ना लिखिएगा, बिफोर में फिर वो 30 वाला दिन निकल जाएगा, वो फिर फिक्रा बदल जाएगा. बाय 30 सितंबर तक भी आप आ जाए, कोई मसला नहीं. आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन, रिसीव किसने की है? रिसीव. एक्सेलेंट, कमिश्नर ने. वेल डन, वेल डन. आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन, अगर कमिश्नर मुतमिन है कि एप्लीकेंट इज अनएबल टू फर्निश द अबव डॉक्यूमेंट्स बाय द ड्यू डेट. बिकॉज क्यों अनएबल था? पाकिस्तान, हेलो हाय हाउ आर यू, आई एम इन यूरोप. अगर इस तरह की आप कॉल करते हैं कमिश्नर को तो हो सकता है आपकी बातों में आ जाए वो, मैं मरने वाला हूँ, मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में हूँ. किसी एडवेंचर में गया, वही मिस हो गए, तो आपने गार के नीचे से जाके फोन किया, हेलो कॉमी हाउ आर यू, ओह आई एम. या कोई भी मुनासिब वजह हो, कोई भी मुनासिब वजह हो. मिसाल के तौर पे फूफो के बेटे के ताए के बेटे की शादी है, तो मिसाल के तौर पे ऐसी शादियों पे आजकल जाते हैं बच्चे छुट्टियां करने में. अच्छा, तो अपनी शादी है. एनी अदर रीजनेबल कॉज होनी चाहिए, रीजनेबल कॉज होनी चाहिए. द कॉमी में ग्रांट द एप्लीकेंट एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम. इन 3 वजूहात की वजह से आपको एक्सटेंशन दे दी जाएगी. एक्सटेंशन लेने के लिए क्या करना है आपने? अप्लाई. अप्लाई बीमार होना है. दूसरा, एक्सटेंशन लेने के लिए आपने कब तक जाना है? बाय द ड्यू डेट. लॉ की लैंग्वेज बोला करें, क्योंकि हाइब्रिड में नींद आने लगी आखिरी लाइन में. बाय द ड्यू डेट. सेकंड लास्ट रो वाले उठा ही नहीं रहे. और जब आप एप्लीकेशन दे देंगे, अब उठ गए बहुत लेट हो गया, तो एप्लीकेशन दे देंगे तो अगर 3 वजूहात हुई तो फिर आपको उठा दिया जाए, सॉरी आपको एक्सटेंड करने की इजाजत है. मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने दिनों की मिलेगी? किससे आगे? ड्यू डेट से आगे. यानी 15 अक्टूबर तक की आपको छूट मिल जाएगी. इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉन्गर टाइम में बी ग्रांटेड. अगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो फिर आपने एक फोन करके कहेंगे यार मैं बहुत ही ज्यादा सिक हो गया हूं, अब तो मेरा नहीं पता, तो 15 दिन से ज्यादा जरा छूट दे दो. फिर देखते हैं, अगर रात तो आ जाऊंगा. भाई इसी दिन चलते चलते किसी दिन मर जाना है. तैयारी पहले ही कर लें. सीरियसली बता रहा हूँ, ये सोचा होता है ना ये करेंगे वो करेंगे, कर लें बस. ये करेंगे वो करेंगे, बड़े हो गए ये करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे ये करेंगे. कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो कहते थे बूढ़े हो जाएंगे ये करेंगे. अच्छा जी, वेयर द कमिश्नर. साथ वाले को कौन ही मारे, अभी से नहीं को जा, अपने गिरेबान में झांके भाई, साथ वाले को ना कौन ही मारे. वेयर द कॉमी. कहीं थोड़ी सी अच्छी बातें करना शुरू करो ना, फौरन अगले लोग, हाँ हम तो यही करते हैं जैसा आप कह रहे हैं, हम तो हमेशा से ये करते हैं. भाई इसलिए तो नहीं बता रहे थे कि आप बताएं कि आप ये करते हैं. अच्छा, वेयर द कॉमी हैज नॉट ग्रांटेड एक्सटेंशन. वेयर द कॉमी हैज नॉट ग्रांटेड एक्सटेंशन फॉर फर्निशिंग रिटर्न. कॉमी ने इजाजत नहीं दी, फिर क्या करें? चीफ कॉमी के पास चले जाएं और उसको एप्लीकेशन दें, वो फिर आपको इजाजत दे देगा. या आपको फर्दर इजाजत भी दे सकता है अप टू 15 दिन. फर्दर का मतलब है 15 दिन के बाद भी 15 दिन की इजाजत उससे मिल सकती है. इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉन्गर टाइम में बी ग्रांटेड. ठीक है जी. तो निकालें चैप्टर 12. अब सुबह सुबह आपने मुझे आते ही याद करवाना है कि ये चैप्टर 15 पूरा हमने रिवाइज करना है, पूरा A to Z जितना सारा पढ़ा था वो सारा एक दफा रिवाइज करना है. कौन सा सवाल था होमवर्क में?
क्वेश्चन नंबर 5। ओ भाई पता नहीं हमने सॉल्यूशन में ऐसा किया है या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है इसने कहीं नहीं लिखा हुआ इग्नोर मिनिमम टैक्स। ओए गेम ऑन होगी आज तो। इग्नोर मिनिमम टैक्स इसने कहीं नहीं लिखा हुआ, तो फिर सेल इज ग्रेटर देन। ओए होए आज तो गेम जबरदस्त चलेगी, चलें करेंगे ट्राई फिर। मुस्तफ़ा अली एंड जैन, दो हमारे चाची के पुत्र हैं और एक हमारी मामी का पुत्र है। मुस्तफ़ा अली एंड जैन आर पार्टनर्स ऑफ अ रेजिडेंट फर्म इन पाकिस्तान अंडर नेम एंड स्टाइल माज। मुस्तफ़ा का एम, अली का ए और जैन का जेड, which is engaged in selling auto spare parts. All partners have equal shares of profits, 1:1:1. Sale cost of sale GP, admin expenses, financial charges, other income and profit before tax 13398. Working one. सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, किस किस का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? और चाचू खां किस किस का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? ये रिक्वायरमेंट ए में नहीं, वो तो रिक्वायरमेंट बी है ना, वो तो फिर हम अगले सफे से पेपर में शुरू कर देंगे। रिक्वायरमेंट ए में सिर्फ ईओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो बस ठीक है। फिर आप पहला सफ़ा फेस के लिए छोड़ दें और दूसरे सफ़े से वर्किंग वन शुरू कर दें, फिर रिक्वायरमेंट बी आगे कहीं सफ़े पे जाके कर देंगे पेपर में। वर्किंग वन ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, अजीब बातें। प्रॉफिट बोलें 133। इस तरह का P&L है कि फेस पे कोई गलती नहीं लग रही है हमें एज सच। हाँ कभी कभी फाइनेंस चार्जेस लीज वाले के होते थे, वो फिर हम उल्टा देते थे, लेकिन अभी हमें नहीं पता ये कौन से फाइनेंस चार्जेस हैं। ठीक है, लो जी 1000 रुपया निकला है जेब से। 2 प्रॉफिट बोले कितने? 13398। द अबव अकाउंट्स, तसल्ली से ये एडजस्टमेंट रिवाइज कर लेते हैं। जो बंदा कैश अकाउंटिंग फॉलो करता है, जो बंदा, उसके लिए मस्ट है नहीं, उसके लिए ऑप्शन है कि वो स्टॉक को प्राइम कॉस्ट पे रखे या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पे रखे। प्राइम कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में छोटा सा फर्क होता है। प्राइम कॉस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट ऐड नहीं होती और एब्जॉर्प्शन में ऐड होती है, लेकिन ये कोई इतना जानना जरूरी नहीं, ये डेफिनेशंस पढ़ के आप रिवाइज कर लेंगे। जो बंदा कैश अकाउंटिंग फॉलो करता है उसके लिए ऑप्शन है कि वो या प्राइम कॉस्ट मेथड यूज करे या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। लेकिन जो बंदा कौन सी अकाउंटिंग यूज करता है उसके लिए बाइंडिंग है कि एक्रूअल अकाउंटिंग वाला सिर्फ कौन सा मेथड फॉलो करेगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ये लो मुंह में डालो, ये ले लो साथ में, एक तरफ बॉल पॉइंट एक तरफ से, दोनों तरफ से नाम। अच्छा 81 क्लासें हो गई हैं, 82 अभी तक ये बात नहीं सुनी। अच्छा, और उसके बाद जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वही हमारे साल का, उसको भी हम बदल नहीं सकते क्योंकि हम मजबूर हैं। जो पिछले का क्लोजिंग बना था वही हमारे का ओपनिंग बनेगा। Above transactions have been prepared, above accounts have been prepared on cash basis. ऊपर वाले अकाउंट कैश बेसिस पे बने हुए हैं। उस स्टॉक को वैल्यू किया गया था ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। स्टॉक को किस पे वैल्यू किया गया था? चॉइस थी हमारे पास, प्राइम या एब्जॉर्प्शन। हमने कौन सी चॉइस ऑप्ट की थी? प्राइम कॉस्ट। तो ऊपर वाले अकाउंट्स में प्राइम कॉस्ट पे चीजें पड़ी हुई हैं। प्राइम कॉस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है वो प्राइम पे पड़ा हुआ है। वो किस पे पड़ा हुआ है? प्राइम कॉस्ट पे। However, the partners wants to change the method of accounting from cash basis to accrual basis. इसके consequences ये होंगे कि now you have only one method left that is called as absorption cost। वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यानी accrual वाले ने अब मजबूर होके सिर्फ कौन सा मेथड फॉलो करना है? Now he has no option left except to use absorption cost। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड यूज करे। फंस गया बस।
तो अल्हम्दुलिल्लाह he has to use only one method, that is called as absorption cost. Now my question is, partners want to change का मतलब बताएं. पार्टनर्स वांट टू चेंज, इस साल चेंज पसंद की है या पिछले साल ये चेंज पसंद की थी? एक्सेलेंट, ये असल में बात है, इसी साल चेंज पसंद की है ना. तो पार्टनर्स ने कहा, वैसे भी टेक्स्ट में ना रिट्रोस्पेक्टिवली कुछ नहीं होता, पढ़ लिया IAS 8, टेक्स्ट में रिट्रोस्पेक्टिवली कुछ नहीं होता. कि रिट्रोस्पेक्टिवली हमने वो पढ़ा था, रिट्रोस्पेक्टिवली रेट वगैरह बदल सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि रिट्रोस्पेक्टिवली मेथड बदलो, ये बदलो, ये चीजें नहीं होती. तो अब डायरेक्टर्स ने अब चाहा है, इस साल चाहा है, इस साल डायरेक्टर्स ने चाहा है कि हम कौन सा मेथड फॉलो करें, कौन सा क्या कहते हैं, अकाउंटिंग मेथड फॉलो करें, एक्रूअल. एक्रूअल की वजह से स्टॉक किस पे रखना पड़ेगा, तो अब डायरेक्टर्स सारे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पे आए. तो अब आप ओपनिंग स्टॉक पिछले साल रिकॉर्डेड है 5200 पे, ये पिछले साल का क्लोजिंग है. ओपनिंग पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे. पिछले साल का क्लोजिंग 5200 पे पड़ा हुआ है, और अगर एब्जॉर्प्शन पे पड़ा होता तो पिछले साल का क्लोजिंग 5900 पे पड़ा होता. भाई अब हम पिछले साल के स्टॉक को नहीं बदल सकते. ये पिछले साल 5200 पे पड़ा हुआ है, हमारे साल ओपनिंग 5200 ही है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की डेफिनेशन है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस. इसलिए ओपनिंग स्टॉक सही है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक वैल्यू हुआ है ऑन प्राइम. असल में ओपनिंग नहीं है ये पिछले का. और एक रूल पढ़ा था हमने, द डेफिनेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज विच इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ. इस वजह से हम ओपनिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट नहीं करते. हां, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसमें जरूर करेंगे, क्योंकि इसने अगले का ओपनिंग बनना है, तो क्लोजिंग अभी हमारे हाथ में है, तो क्लोजिंग में जरूर एडजस्टमेंट करेंगे. क्लोजिंग में क्या करेंगे, क्लोजिंग में कैश से एक्रूअल पर आने की वजह से हम प्राइम से एब्जॉर्प्शन पर आएंगे. कैश से एक्रूअल पे आने की वजह से अब हम प्राइम से एब्जॉर्प्शन पर आएंगे. चलें जी, आप बता दें जब प्राइम से एब्जॉर्प्शन पे आएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कितने से बढ़ेगा, 1300 से. क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होता है, ये मैंने आपको बता दिया हुआ एक दफा. अकाउंटिंग की क्लास में भी कभी बातें चल रही हैं ऐसी हल्की फुल्की, ठीक है. फिर क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, कितना, 1300. तो प्रॉफिट को जाके 1300 से बढ़ा दें. Add increase in closing stock will increase my by 1300. इंग्लिश के मार्क्स वैसे फिगर से ही चल रही हूँ, मुझे नहीं लगता वो इंग्लिश पढ़ेगा. आपकी कोई फिगर बीच में गलत है फिर इंग्लिश पढ़ेगा, लेकिन पढ़ सकता है वैसे, क्या पता. अच्छा, ओए कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट ऑफ मशीन पड़ी है. कॉस्ट ऑफ मशीन कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं. फ्रॉम चाइना ऑन 31 जुलाई 2022 अमाउंटिंग टू 2110. ये चाइना से हमने मशीन मंगवाई है 2110. भाई प्लीज आगे ना पढ़े, पहले से उल्टाएं. 2110 को फौरन उल्टाएं. आगे पढ़ते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं क्या उल्टाना है. उल्टाना किसको है, जो पढ़ा है, जो पढ़ा है. नहीं, कॉस्ट को रूल नहीं है, जो पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, गलत पढ़ा है, सही पढ़ा है, तो जो भी पढ़ा है इसको उल्टा दे. कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड 2110 जी. कॉस्ट ऑफ प्लांट उल्टा दे, कितनी, जो भी है, प्लांट है मशीन है, प्लांट मशीन एक ही चीज होती है. अच्छा, अब कॉस्ट में अगर कोई मसले हैं ना तो वो सेट कर लीजिएगा. वो सेट तब कीजिएगा जब डिवीजन निकालनी हो. उल्टाना हमेशा, बच्चे आगे फुल स्टॉप के आगे पढ़ते हैं फिर परेशान होते हैं, उल्टाऊं क्या, इतना कुछ आ गया है. उल्टाना वो होता है जो पढ़ा है. पढ़ा क्या है, जो पहली फिगर लिखी हुई है. अच्छा, द कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑफ 90,000.
ये सही पड़ी हुई है, कस्टम ड्यूटी एसेट की कॉस्ट का पार्ट होती है और ये ज़रूरी खर्चा होता है, ये सही पड़ी हुई है, इसको पड़ी रहने दें 2010 में। और इनकम टैक्स पड़ा हुआ है 1,10,000 का, ये कॉस्ट में नहीं पड़ा होना चाहिए, ये कॉस्ट में नहीं पड़ा होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स अगर आपने कोई पे किया ना तो वो साल के एंड पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो एंड पे इसको माइनस कर देंगे, यहां पे इसको एसेट बना के डेप्रीसिएशन के नाम से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि इसको एंड पे पूरा माइनस करेंगे। तो टैक्स जो पे किया आपने, बेहतर है इसको न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस करें। अगर कॉस्ट में आपने पड़ा रहने दिया तो कॉस्ट का पार्ट बन के डेप्रिशिएट होगा और डेप्रिसिएशन के नाम से माइनस होगा, इसको डेप्रिसिएशन के नाम से माइनस नहीं करना, इसको टैक्स के नाम से। वैसे भी इनकम टैक्स बिजनेस का डिडक्शन नहीं है, सेक्शन 21 से यहां लगेगा। सेक्शन 21 से कहता था वो टैक्स जो आपने इनकम टैक्स पे किया है वो कभी भी बिजनेस का खर्चा, सेक्शन 21 का सबसे पहला पॉइंट था, सेक्शन 21 था ना, डिडक्शन नॉट अलाउड, उसका पहला पॉइंट था कि एनी टैक्स हैज पेड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस प्रॉफिट्स कमा रहा है, इसी वजह से तो मशीन मंगवाने पे ये टैक्स मांग रहा है, तो ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं। तो बेहतर है वर्किंग टू करके, यानी कि 15 लाइनें छोड़ दें, वर्किंग टू करके आप जो है वो एसेट की डिटेल्स वगैरह बता दें। कॉस्ट क्या है 2110, माइनस कर दो कस्टम ड्यूटी, नहीं, फिर माइनस कर दो टैक्स, -110 इज इक्वल टू, ओहो कस्टम ड्यूटी तो इसमें पड़ी रहेगी, फिर क्या करें उसका, पड़ी रहे। इनिशियल अलाउंस, किसी को रेट याद है, 25%, कितना आ गया, ये तो यूज था, ओए सेकंड हैंड पे तो नहीं होता भाई, सेकंड हैंड जो पाकिस्तान से ले उस पे नहीं होता, ये तो सेकंड हैंड बाहर के मुल्क से लिया ना, तो जो सेकंड हैंड बाहर के मुल्क से लेते हैं उस पे इनिशियल अलाउंस अलाउड है। डेप्रिसिएशन 15% टू, चले जी माइनस कर दें इनिशियल अलाउंस और टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन 500 और 200, चुन्नू मुन्नू दो चूजे थे। अच्छा मुझे ये बताएं अब और क्या करना है इस एडजस्टमेंट में, तो फिर आगे चलें। इसमें लिख के चले जाएं सिक्के वाली पेंसिल से पेपर में या किसी तरह के एंड पे हमने माइनस करना है, कितना माइनस करना है 110, ये जरा भूल सकते हैं ना, तो इसको यहीं पे लिख के चले जाएं कि इसका भी कुछ करना है। चलें जी अब तो आप बड़े हो गए, एडजस्टमेंट्स को इकट्ठा करा दें बस। एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस में लोकल होटल में एनुअल ईद मिलन पार्टी है, तो हमने कहा था शेयर होल्डर्स वगैरह को बुला लें या एम्प्लॉइज वगैरह को बुला लें और कोई खाना खुना करते हैं तो खैर है। अब उनकी फैमिलीज भी बुला दी हैं तो इतना ना लड़िएगा कि फैमिलीज ने शायद 80,000 का खाना खाया हो, छोटा बेटा तो 10,000 का ही खा गया था, वो जो रशीद का आया था छोटा बेटा, नहीं इस तरह ना आप सोचने की कोशिश करें। मैंने कहा था जान दिया करें, खैर है। इंटरटेनमेंट अलाउड है, इंटरटेनमेंट अलाउड है, चाहे आप एम्प्लॉइज को बुलाएं चाहे आप, थोड़ी फैमिलीज वहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन ठीक है फैमिलीज भी आ गई हैं तो खैर है। फैमिलीज का खर्चा अलग से भी दे दे कि 3 लाख में से 80,000 उनका है, फिर भी ना कीजिएगा, अलाउड है, बस खैर है, चलता है इतना। तो ये अलाउड है, इसको इग्नोर कर देंगे हम, लेस करके शो कर देंगे। हर महीने की तनख्वाह दी जा रही है 1.5 लाख टू ईच पार्टनर। अब इसमें दो चैलेंज होते हैं कि ये सारे पार्टनर की तनख्वाह है या एक की है, और अगला चैलेंज होता है महीने की है या साल की है। ये दोनों जवाब दे दें मुझे। ये एक पार्टनर की 1 महीने की तनख्वाह है और मुझे 3 पार्टनर्स की 12 महीने की तनख्वाह चाहिए, और 1,80,000 है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदा यकम जनवरी 23 को। हमारा ईयर एंड क्या है 2001। अच्छा ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। हमारा ईयर एंड क्या है, किधर है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा ये। तो इसका मतलब है कि जनवरी से जून हमें दिन गिनने पड़ेंगे, और सॉफ्टवेयर की लाइफ कितने साल है 10 ईयर्स।
चलें जी, लेस बोलें क्या करना है? एंटरटेनमेंट, इसे इग्नोर कर दें। अच्छा, उसके बाद लेस कितों ऐड किस पार्टनर की सैलरी, तीनों की अलग अलग लिखें, तीनों की अलग अलग लिखें। मैं आपको वजह बताऊंगा क्यों, फिर आपने मुझे बताना है तीनों की अलग अलग मैं क्यों लिख रहा हूं। सैलरी पहला कौन है, दूसरा अली, तीसरा जैन। 1.5 लाख ज़रब 12, जवाब और दूसरे की भी और तीसरे की भी। ये अलग अलग क्यों लिखी हैं? क्योंकि डिविजिबल इनकम की जो वर्किंग होनी है उसमें ये फिगर्स फिर अलग अलग ही जाती हैं, इसलिए बेहतर अलग अलग निकालने यहीं। इनको मैं रेड मार्कर से लिखा करता था क्योंकि ये डिविजिबल इनकम वाली कैलकुलेशन में जानी है। वो जो बाकी रसद टोटल वाली, पता नहीं बाकी रसद टोटल था, पता नहीं क्या था, सुहेल खालिद काजी टोटल था, या पता नहीं जमशेद सुल्ताना टोटल था, पता नहीं, बाकी रसद और टोटल। हाँ, हर बात का जवाब देना जरूरी होता है। अच्छा, ऐड कर दें सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, बोलें 180, और लेस कर दें अमोर्टाई कॉस्ट लाइफ 360 तो नहीं ना माय डियर, ऐसे ना करो, ये फैक्टर आपको एक साल की डिडक्शन देगा। जनवरी में कैलेंडर पकड़ें, जनवरी में कितने दिन, इसमें ये नहीं यकम को भी गिनना है, इसमें यकम को भी गिनना है। वो नोटिस देने में मैं कह रहा था वो दिन ना गिना करें, इसमें यकम को भी गिनना है। तो यकम 31 फरवरी में, मेरे ख्याल से लीप का साल है ये, नहीं 2023 नहीं लीप का साल, 24 लीप का साल है। चलें ये भी आसान हो गया। पर नहीं 27 दिन नहीं होते, वो किसी फरवरी में दुनिया के 27 दिन नहीं होते। आपके इलाके में 28 को सोते होंगे सारे, हमारे इलाके में जाग जाते हैं। आप लोग 28 गिने, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 इज इक्वल टू 181 इंटू 181 डिवाइडेड बाई 365। फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट इनकम नेट हुई हुई है। फाइनेंशियल ये अच्छा सवाल है, इंक्लूड ने लिखा आज, वो बड़ा बोंगा सवाल था एकदम, इंक्लूड लिखा हुआ था। फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट इनकम नेट हुई हुई है। आप बता दें अगर फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट इनकम नेट हुई हुई है तो इंटरेस्ट इनकम अपनी, इधर देखें ना, इधर इधर देखें, फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट इनकम नेट हुई हुई है। इंटरेस्ट इनकम अपनी जात में क्या है, इनकम। इनकम ऐसी खुशी जो जहन्नुम में लेके जाए। ये इंटरेस्ट इनकम एक खुशी टाइप चीज है उसकी नजर में, पता नहीं बंदे का नाम क्या है। तो इंटरेस्ट इनकम इन तीनों ने जो कमाई है, इंटरेस्ट इनकम एक खुशी टाइप चीज है, चाहे वो खर्चों में नेट हुई हुई पड़ी है, आपने उसी रूल की बेस पे उल्टाना है। उल्टाने का तरीका आसान होता है कि इसको लेस कर दें, क्योंकि इनकम अपनी जात में खुशी होती है, खुशी ऐड हुई होती है। इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इनकम उल्टा दें, ब्रैकेट में ना पड़े। वो जब मैंने फेस पे डालनी होगी फिर मैं देख लूंगा कि सही फिगर क्या बनती है और क्या चक्कर है। पड़ी कितनी है, पड़ी उल्टा पड़ी की बजाय नेट हुई भी है 340। फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं खर्चा, खर्चे में इनकम नेट हुई भी है, चलो जो भी हुई भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल में खर्चे में जब इनकम नेट हो जाए ना तो वो प्लस ही हो जाती है। वजह पता है क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस में से माइनस हुआ होगा इंटरेस्ट इनकम, और ओवरऑल इसके साथ माइनस साइन लगता है, तो ये वाले माइनस और उस वाले माइनस ने उसको प्लस कर दिया हुआ है। तो इसलिए अगर खर्चों में कोई खुशी नेट होके पड़ी हुई है तो अल्लाह का शुक्र है, याद रखिएगा खुशी ऐड ही हुई है। खुशी उल्टाने का तरीका और गम उल्टाने का तरीका ऐड, गम उल्टाने और खर्चे उल्टाने का तरीका ऐड, खुशी उल्टाने का तरीका लेस। लेस कर दें इंटरेस्ट इनकम। ये एग्जैक्ट जरूरी नहीं फेस पे भी जाए, फेस के लिए फिर मुझे जिसमें दोबारा पढ़ूंगा जी। 3 21314 जी।
एओपी का न्यूमेरिकल पहले सॉल्व कर लें, हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है। पूरा लिखिएगा, तीनों पार्टनर्स का नाम लिखिएगा, फिर एओपी लिखिएगा, फिर इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं लिखिएगा, फिर टैक्स ईयर 2023 लिखिएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस 21314। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट इनकम पता नहीं फाइनल टैक्स रिजीम है या क्या है, ये मैं देख लूं जरा। $5 मिलियन भाईजान केड़े पिंडों आए हो तुसी? बोंगी मार दो तो रज के मार दो। वो बंदा हल्की फुल्की बोंगी मारता है, भाई ने तो लुटी मचा दी आज। मिलियन 10 लाख को कहते हैं। ठीक है ना यार, किसने कहना देखा करो, बस छोड़ो, अब हो गया, रात गई बात गई। अब फ्रिज में से कोई चीज खा ली है किसी छोटे भाई ने, अब छोड़ दो, अम्मी को बताना जरूरी है। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल और एओपी फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम, डिफेंस सेविंग स्कीम या बैंक। हमारे सवाल में बैंक से कमाई है, तो अगर आपने इंटरेस्ट कमाया है बैंक से और 5 मिलियन से कम है तो फाइनल टैक्स रिजीम। और बैंक के लिए रेट कितना था? 20%, और डिफेंस सेविंग के लिए 15%। अब सवाल हमारा ये कह रहा है कि मैंने बैंक से इंटरेस्ट इनकम कमाई है, तो ये नेट है 20% टैक्स से, इसको क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस। तो ये 80% पे पड़ी हुई है, ये किस पे पड़ी हुई है? 80% पे। इसको किस पे ले जाएं? 100। और अगर ये नेट ऑफ ज़कात होती ना तो फिर थोड़ा सा लंबा काम हम करते, फिर हम 340 लिखते। 340 इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस ज़कात माइनस टैक्स, वो वाला जो काम करते थे। लेकिन अभी ये एक ही फिगर से नेट हुई है तो जल्दी से कर लें। ये फिगर कितने पे पड़ी हुई है? 80% पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रिजीम पूरा लिखिएगा, इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि फाइनल टैक्स रिजीम डिविडेंड भी होती है जी। 340 पड़ा हुआ है 80 पे, तो मुझे कितना दे दो? 100। 425। लेस फाइनल टैक्स रिजीम 425। ईओपी की तो शायद इनकम ही निकालनी है, टैक्स नहीं निकालना है, देख लो जरा। कंप्यूट द, ओ टैक्स भी निकालना है अंडर एक्रूअल अकाउंटिंग। एक्रूअल अकाउंटिंग तो हो चुकी हुई है, अब सेल का 1.25 भी लेना पड़ेगा। टैक्स दो तरीके से निकलेगा। अब मेरा मशवरा आपको ये है कि जब कभी मिनिमम टैक्स आ जाए पेपर में तो अच्छा, पहले टैक्स नहीं, टैक्स में से टैक्स क्रेडिट भी माइनस करना होता है, फिर जो फिगर आती है उससे कंपेयर करना होता है। लेकिन आज के सवाल में टैक्स क्रेडिट नहीं है, आज टैक्स थोड़ा सा अंदर करके निकालें। टैक्स थोड़ा सा, टैक्स इस तरह भी लिख दें, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला, आज जिलस भी लिख दें जी। बोले 161 प्लस ऑफ 4000, तो सरचार्ज भी लगेगा, पूरा स्यापा प्रोग्राम है, जगह भी नहीं है। 15, हाँ जी 8681 एड सरचार्ज 10%। इसको अंदर रखें, दोनों को अंदर रखें, 95। अब इसको कंपेयर करें मिनिमम टैक्स से, अब इसको कंपेयर करें मिनिमम टैक्स से, अंदर रखें, बाहर ना लेके जाएं अभी। 9 सेल कितनी है बंदे की? 100 मिलियन से ज्यादा,
100 मिलियन से ज्यादा है? अच्छा सेल में कोई गलती तो नहीं हुई? नीचे देख लें कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है, पहले वो सही कर लें। अच्छा फिर यही सेल उठा लें अगर एरर्स नहीं है तो। 140.4 हम रुपीज इन मिलियन में सॉल्व कर रहे हैं, रुपीज इन थाउजेंड में? नहीं मिलियन में तो नहीं मेरे ख्याल से सॉल्व करें, हम रुपीज इन थाउजेंड में सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर लिखें 140 इंटू 1.1755। चलें जी, आज बहुत मजा आया, जबरदस्त हो गया। हमने इन फिगर्स को थोड़ा 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 अंदर रखा है। आम हालात के मुताबिक ये टैक्स लेके आ रहा था 9549, और जब ये आ रहा था तो गवर्नमेंट ने कहा बेटा कम से कम तुम यही दे दो। अब बोले बाहर क्या आ जाएगा? 9549। इन दोनों में से बाहर एक, अब दोनों में से बाहर ले आए किसी फिगर को, किसको बाहर लाना है? 9549। बेशक 1755 के आगे थोड़ा सा लिख दीजिएगा या नीचे करके लिख दीजिएगा। इन दोनों में से हायर को बाहर नहीं लाना होता, इस तरह ना बोला करें, वो मजा नहीं आएगा। हायर को बाहर नहीं लाना होता, इस तरह बोलें कितना ला रहा था गवर्नमेंट ने कहा कम से कम तुम मुझे 1 से, ये 95 ला रहा था, गवर्नमेंट ने कहा मुझे 17 यही दे दो 9549। वो करेंगे, वो लेस करके नहीं, वो एंड पे माइनस करना है, वो एंड पे माइनस करना है, एडवांस टैक्स माइनस करके नहीं, ये देखना इसको। हाँ टैक्स क्रेडिट होते तो 9549 में से माइनस कर देते, वो माइनस कर लीजिएगा टैक्स क्रेडिट, बस और कुछ नहीं, चैरिटी वाला या ये वो। डन जी। अब न्यूमेरिकल के एंड पे एक एडजस्टमेंट रहेगी, है वो बता दें, लेस, ओहो मुझे तो ज्यादा जगह चाहिए होगी, वो एडवांस टैक्स तो बाद में माइनस करना है, पहले डिविडेंड देते ऐड करो। तो 9549 इधर पड़ा हुआ है, तो अब आप आगे लिखें ऐड टैक्स ऑन इंटरेस्ट। 9549 को बाहर डाल दिया आप लोगों ने, तसल्ली से देखें साथ वाले रजिस्टर पे, उसने इनको अंदर रखें, इनको देखें उसके रजिस्टर पे, इनको अंदर रखें, फिर इसको बाहर डालें, वेल डन। 9549 इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट कितने? 425 मल्टीप्लाइड बाय 20% जी 85। अच्छा अब ये वाला टैक्स कितना बने और ये वाला, अब मेरे ख्याल से टोटल होना चाहिए जहां पे 9634, दो चीजें लेस कर दें, एक टैक्स ऑन इंटरेस्ट वो लेस कर दें, एक और चीज लेस होनी है एडवांस टैक्स जो प्लांट के साथ दिया था, एंड पे माइनस करना है 9439। एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। कोई मेरी साइन की तस्वीर ले रहे तू? किताब देना। जो फाइनल फिगर क्या है 9439, ठीक है। चलें जी, चचा ने चची को चांदनी चौक में चीनी के चम्मच से आइसक्रीम खिलाई। इस जमाना बदल गया है, मुहावरों को अपडेट करें, सर्दियां आ गई हैं। चचा ने चची को चांदनी चौक में चीनी के चम्मच से चना चाट चटाई, नहीं खिलाई। है चचा चची में इतनी मोहब्बत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ घरों में नहीं होती ना मियां बीवी में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आप लोगों ने तो नहीं ऐसे घर कभी देखे होंगे। तो उस दिन एक मियां बीवी अच्छे भले पढ़े लिखे बच्चे को उठाने पे लड़ रहे थे, तू उठा, नहीं तू उठा। जिसने लड़ना है उसने लड़ना है, उसकी शादी भी कर दोगे, बाद में लड़ते रहना है। पॉइंट बी, बस आप लोगों से उम्मीद है अब आगे। बिसाइड्स द शेयर, आप कह रहे रईस का नाम निकाल दें, बिसाइड्स द शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम मेज
आप तो नहीं टेम्पर लूज कर जाते, गुस्से में आ जाते, थोड़ा सा रिएक्ट कर जाते, हल्का फुल्का कर जाते हैं, हल्का फुल्का मान इन्ना शरीफ तू। Besides the share of income from maize, Zain has received the following amounts. इससे पहले कि मैं रिक्वायरमेंट बी सॉल्व करूं, मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी। ये वर्किंग बेहतर है आप लोग रिक्वायरमेंट बी में कीजिएगा, क्योंकि एओपी के न्यूमेरिकल के लिए ये वर्किंग नहीं जरूरी। तो अब आपने पहले सफे पे ये सॉल्व किया और दूसरे सफे पे आपने वर्किंग 1 की है, तीसरा सफा खाली पड़ा है, वहां पे हेडिंग दें आप रिक्वायरमेंट बी की, और तीसरा सफा पूरा का पूरा खाली छोड़ दें। अब चौथे सफे पे आए और लिखें वर्किंग नंबर, तो कितनी हो गई हैं? 2 हो गई हैं। वर्किंग नंबर 3, डिविजिबल इनकम। डिविजिबल इनकम, बंदों का नाम मुस्तफा, अली, जैन, तैमूर, सॉरी टोटल। किसी को याद हो एक फिक्रा बोला था मैंने, यहां पे क्या फिगर आएगी जिस पर चैप्टर 4 का रेट लगा, वो कौन सी फिगर है? बच्चे कहते हैं कि इंटरेस्ट भी इनमें बांटना है, नहीं वो फाइनल टैक्स रिजीम है, वो कट गया टैक्स, उससे कहीं नहीं डालना, बस ये फिगर उठाया करनी है। 21314 21314 बांटना है। इसमें पहले इनको सैलरीज दे दें, 1800 1800 1800 1800 3। अच्छा, अब प्रॉफिट बचा है और बांटने के लिए या लॉस बचा है बांटने के लिए? प्रॉफिट बच गया, डन। तो 21 में से 5 माइनस करें, 21 माइनस 5 15914, और बैलेंसिंग आ गया 15914, ये माइनस ये। अच्छा, अब इसको इक्वली बांट दें, इक्वली। किस किस का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? सिर्फ जैन का, बस जैन को दे दें इसका 1/3 5305, इनको ना दीजिएगा, बस टाइम से होगा पेपर में। 710। अब जैन का न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। इस तरह के जो सवाल आ रहे हैं चैप्टर 18 में, जिसमें आधे हो जाते हैं आप लोगों से, ये ज्यादा है अभी। आधे तो आईकेप तब एक्सपेक्ट करते हैं जब आप रिवीजन करके फरवरी में और जाके आईकेप में पीर हो रहे हो, तब आधे सॉल्व हों। यानी आपसे माशाल्लाह से अभी से आधे सॉल्व होने लगे हैं। कोई ऐसा है कि किसी से 70-80% भी सही हो रहा है? ओ अल्लाह अकबर, आप लोग तो माशाल्लाह हाइट ऑफ एनीथिंग, जबरदस्त। असल में ये उन लोगों को मैं जवाब दे रहा हूं जो लोग पता नहीं क्यों जूम मीटिंग के अंदर आके या फिजिकल क्लास के बाद आके, सर कोई तो न्यूमेरिकल हो जो मेरा पूरा ठीक हो, मैंने सारी पढ़ाई भी की है, सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, मुझे सब कुछ है, कोई एक न्यूमेरिकल भी आज तक मेरा पूरा ठीक नहीं हुआ, मेरी तो हसरत ही रहेगी टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट कभी मैच हो। बेटा 100 नंबर नहीं लेने ना, उसको छोटा सा जवाब देते थे हम, फिर वो भी चला जाते नीचे करके, और क्या करें। आई के 100 नंबर कहाँ मांग रहे, हर न्यूमेरिकल में कोई ना कोई एडजस्टमेंट डालेगा, एक वो डालेगा, एक दो हमने गलत करनी होती हैं जो आती भी हों, मुझे तो पता है आप लोगों को, फिर एक दो वो गलत हो जाती हैं जो नई चीज़ आई है, और एक दो हमने गलत कर देनी होती हैं, तो फिर 60% नंबर आ जाते हैं, फिर खुश हो जाए, कोई मसला नहीं, आगे चलें। हाँ, हौसला दिया करें, हौसला दिया करें, हमें ऐसी बातें किया करें, हौसला दिया करें। लेकिन टेस्ट के बाद सोचा जरूर करें कि मेरे नंबर क्यों कटे। अगर 7 वाला 29 में से 30 ले सकता है तो मैं भी तो 27-28 ले सकता हूं जी। मिस्टर जैन का न्यूमेरिकल, वर्किंग नंबर 4, इनकम फ्रॉम सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है? हो ना यार, अब मुझे ना निकलवाइएगा, बट डायरेक्ट बताते हैं। 2 लाख जरा 12 कितना आता है? 2400, बट डायरेक्ट बताएं। ये तो इलाज की सहूलत है, लेकिन साथ मेडिकल अलाउंस सवाल में ढूंढना पड़ेगा, फिर डिसीजन लेंगे। तो उसको 3.5 लाख रुपया इलाज का खर्चा आया है, इंश्योरेंस कंपनी ने ये इलाज करवा के दिया है। जाहिर बात है इंश्योरेंस कंपनी को पैसे तो हमारा एम्प्लॉयर ही जमा करा रहा होगा ना, तो इलाज का खर्चा एग्जैक्ट आया 3.5 लाख। अब कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये एज पर टर्म्स है या नॉट एज पर टर्म्स है। तो मेरे भाई, अगर थ्योरी का सवाल होता तो आप लिख आते ये ओनली मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल अलाउंस नहीं दिया जा रहा, ओनली मेडिकल फैसिलिटी है। तो थ्योरी का सवाल होता तो आप लिख के आइएगा, इफ दिस रीइंबर्समेंट इज as per terms then it will be exempt, if it is not as per terms then it is taxable। थ्योरी के सवाल में ये लिख के आइएगा। लेकिन न्यूमेरिकल में दोनों में से कोई एक assumption लें। तो न्यूमेरिकल में हम assume कर लेते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी दी गई है
और ये है एज पर टर्म, नहीं एज पर टर्म्स नहीं, एज्यूमिंग एज पर टर्म, इस तरह पेपर में लिख के आइएगा, एज्यूमिंग एज पर टर्म्स। जी फिर क्या कर दूं, माफ। अच्छा, ही परचेज कार का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर ट्रांसफर्ड। आप बताएं क्या ये हमेशा के लिए उसके नाम लगी है गाड़ी या थोड़े अरसे के लिए, हमेशा के लिए। ही परचेज्ड अ कार, किधर है वो, कौन सा चैप्टर है, 7। नींद सी आ रही है, आप लोगों को भी आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे, जरा सो जाओ थोड़ा सा। अच्छा किधर है ये, ही परचेज का मतलब होता है एम्प्लॉयर सोल्ड। तो इसमें एक ही रूल है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गाड़ी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। यहाँ गाड़ी का 10 या 5% नहीं लेना, क्योंकि गाड़ी पूरी इसके नाम लगी है, अब तो गाड़ी की फेयर वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है। ही परचेज्ड अ कार फॉर 11800, ये तो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर होगी, और मार्केट वैल्यू गाड़ी की थी 2.5 लाख, दोनों का डिफरेंस लें, और डिफरेंस ले देना यार 140, 140 एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा होगा, रुपीज इन थाउजेंड में करा रहे हैं, चलें फिर लिखवा दें 139, सही है जी। टोटल 2539। अब बताते हैं ये 2539 क्या आ गई इस बंदे की, इनकम फ्रॉम सैलरी। अगला काम तो आप लोगों को आता ही, अल्लाह का शुक्र है। सैलरी कितनी है, 2539, यही इसकी टैक्सेबल इनकम है, किताबें बंद नहीं करनी, ये इसकी टैक्सेबल इनकम है 2539। आगे आपको पता है ना क्या करते होते हैं, ऐड शेयर फ्रॉम एओपी, करो तो कैमरा। कुछ बच्चे गलती से शेयर फ्रॉम एओपी उठा लेते हैं 5305, प्लीज ये गलती ना कीजिएगा, उधर देखे ना, ये गलती ना कीजिएगा, 5305 नहीं उठाना, आप लोगों ने उठाना है 7105, समझ आ गया। वो कुछ बच्चे गलती से वो ऊपर वाला उठा लेते हैं 7105, ये इसको एओपी से मिला है 9644। अच्छा इसमें से माय डियर कर दें आप, आगे तो पता है ना क्या करना है, इसका नाम क्या है, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। अब एक टैक्स इसका अंदर निकाल लीजिएगा इधर रख के, टेबल कौन सा लगाएंगे, टेबल इसका 75% लें जरा, 9644 का 75%, सैलरी कम तो टेबल, अजीब, हाँ सैलरी कम तो टेबल 1, तो टेबल 1 का टैक्स लगा दीजिएगा। और इधर क्या डालते हैं, किसी को याद हो, इधर क्या लिखते हैं, किसी को याद हो, एक्चुअल टैक्स, वो इधर आता है या फिर बाहर आ जाता है, ये कर लेंगे या ये भी करा दूं, कर लेंगे ना, ये तो कर ही लेंगे। ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स निकाल लीजिएगा, कम वाली इनकम बंद नहीं करनी किताब, बंद, कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स। चैप्टर 14 में देखें कौन से सवाल आज होमवर्क में करने हैं, खुदा के लिए ये कर आइएगा सारे सवाल, 14 नहीं चैप्टर 15। आज कायदे आज़म दुनिया में आए थे या दुनिया से गए थे, अच्छा आए थे, दिसंबर के महीने में कायदे आज़म पैदा हुए थे, दिसंबर 2000 19 1800 1877 चैप्टर ही गलत खोला हुआ है।
अच्छा जी, अब आप हजरात कराइएगा, देखें ये बड़ा हैवी सवाल है, ये करके आइएगा। क्वेश्चन 37 का ए, 37 का ए, वेदर द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, इन्होंने रिटर्न जमा करानी है या नहीं, ये बड़ा मजे का सवाल है। 37 का ए करके आइएगा। उसके बाद आप जो है वो 36 का सी कराइएगा और 36 का बी भी, 36 का बी और सी, और फिर आप करिएगा 34 का 2, 34 का 2, 32 कराइएगा, 32। अच्छा, इसके बाद आप कराइएगा, बस काफ़ी हैं। 23 में आप बता देंगे इन्होंने रिटर्न कब जमा करवानी है, ये ज़रा बता दीजिएगा 23 में, पहले ये कर लीजिएगा ज़रा, उसके बाद वो बाकी सवाल आसान महसूस होंगे। ठीक है।